Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशन के टॉपिक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की थर्ड एग्जांपल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व इट। इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 3, x प्लस 7y माइनस 7z इक्वल टू -6। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें ये जो तीन इक्वेशन दी गई है जिसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, इसको हमने शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है और बाद में बच्चों हमने इसको सोल्व भी करना है। तो बच्चों जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में किया कि अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बनाते थे या फिर शो करते थे, तो बच्चों वहां पर हम मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे। और बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म हमारी नॉन होमोजीनियस के लिए होती है ax इक्वल टू b। तो बच्चों यहां पर भी हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल टू b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बच्चों हमने शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। वैसे तो बच्चों हमने शो करना है कि कंसिस्टेंट है, ये हमें गिवन है, तो ये क्यों कंसिस्टेंट है हमें अब ये बताना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो कंसिस्टेंट का केस होता है वो तब होता है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि दो केस बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि बच्चों इनकंसिस्टेंट का एक ही केस होता है नो सॉल्यूशन, तो उसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमें शो करना है कंसिस्टेंट, तो बच्चों इन दोनों में से हमारी एक फॉर्म आ सकती है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन वाले फॉर्म में क्या होता है कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए बी का रैंक सेम होता है। रैंक क्या होता है? सेम होता है बच्चों। और यहां पर डिटर्मिनेंट ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब ए हमारा नॉन सिंगुलर होता है। और बच्चों इस केस में मैनी सॉल्यूशन वाले केस में पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तो होती ही होती है, ठीक है ना। ए और ए बी हमारा का जो रैंक है वो सेम होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए हमारा इक्वल टू 0 होता है, मतलब ए हमारा सिंगुलर होता है। तो बच्चों हमने इस फॉर्म में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि इसको हमने शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है। मतलब अगर हम ए और ए बी का रैंक इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने हमारी पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन एज, या लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। ओके, अब देखें a और x मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर बच्चों मैं आपको लिख देता हूं कि आपको अगर चल जाए पता तो ठीक है, अगर नहीं चले पता तो आप सबसे पहले a मैट्रिक्स यहां लिख लेना कि a मैट्रिक्स क्या है। अब a मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है कि लेफ्ट हैंड साइड में x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं उससे a मैट्रिक्स बनती है। मैं लिख देता हूं, जैसे x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1 है, z का 1 है, तो ये हमारी फर्स्ट रो बन गई 1 1 1। अब बच्चों सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 2, y का 5, z का -2, तो ये बन गई हमारी सेकेंड रो 2 5 -2। और बच्चों थर्ड इक्वेशन में है x का कोफिशिएंट 1, y का 7, z का -7, तो बच्चों ये हमारी बन गई 1 7 -7। सिमिलरली बच्चों अगर हम x देखें तो x क्या होता है? x y z, ठीक है, स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z। और बच्चों अगर हम b मैट्रिक्स देखें तो b मैट्रिक्स क्या होगा? जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट होते हैं 4 3 -6, तो बच्चों ये हमारी होगी b मैट्रिक्स 4 3 -6। अब बच्चों हमने ये सारी मैट्रिक्स को यहां पर पुट करना है। ओके, तो सबसे पहले a और x मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर हम लिखेंगे a मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 5 -2
1 7 माइनस 7। अब बच्चों एक्स मैट्रिक्स को हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड इक्वल टू बी मैट्रिक्स 4 3 माइनस 6। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो देखिए अब हमने ए मैट्रिक्स के ऊपर और यहां पर इस बी मैट्रिक्स के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। और बच्चों हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन ए मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके अप्लाई करनी है, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में किया है, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में किया है। और बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट इस 1 को छोड़ के जितने भी हमारे एलिमेंट्स है 2 और 1 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। और बच्चों अगर हमारी थर्ड रो भी 0 में कन्वर्ट हो जाए, सारे एलिमेंट्स 0 में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और वो जो स्टेप है मैं यहाँ पर स्किप करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको लेके चलूंगा तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। हमने पीछे 2 एग्जांपल्स में ऑलरेडी वो मेथड कर रखा है, तो आपको पता होगा, आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इसको सोल्व करके दे दूंगा। ओके, तो बच्चों अब हमने यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और इसके बाद हम इस कंडीशन पर पहुंचेंगे। मैं यहाँ लिखता हूं बच्चों, हम पहुंचेंगे इस कंडीशन में, हमारी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की बन जाएगी। 1 1 1 0 3 माइनस 4 0 0 0। ठीक है बच्चों, जब हमने अप्लाई किया रो ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स के ऊपर तो हमारी ए मैट्रिक्स इस फॉर्म में बन जाएगी। अब बच्चों एक्स वाई जेड हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा बच्चों बन जाएगा 4 माइनस 5 0। ठीक है बच्चों, जब हम यहां पर पहुंच जाएं तब बच्चों हमने क्या करना है, इसके बाद हमने चेक करना है कि ए मैट्रिक्स, ये हमारी ए मैट्रिक्स है और इन दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे तो ये हमारी बी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 1 1 0 3 माइनस 4 0 0 0। और बच्चों ए बी मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ए बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है और बी 1 1 1 0 3 माइनस 4 0 0 0 और साथ में है 4 माइनस 5 0। ये हमारी हो गई ए बी मैट्रिक्स। अब बच्चों हमने चेक करना है कि दोनों का रैंक कितना है, और ऐसी अगर मैट्रिक्स हो तो हम रैंक कैसे चेक करते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी नॉन जीरोज रोज हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1 और 2 नॉन जीरो रोज है, तो मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो होगा 2। और बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर भी, ए बी मैट्रिक्स के अंदर भी हमारी 1 और 2 नॉन जीरो रोज है, तो इस मैट्रिक्स ए बी का रैंक भी हमारा क्या होगा बच्चों, देखें ए और बी में थोड़ा डिस्टेंस रखना है, ठीक है ना। जब हम लिखेंगे ए बी मैट्रिक्स तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, रैंक 2 हो जाएगा। अगर बच्चों रैंक हमारे इक्वल आ जाते हैं ए और ए बी मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, और लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप यहां तक हो गया है कि इज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहां तक हो गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो वो बच्चों हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट शो कर दिया। अब बच्चों हमने इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब कि बच्चों सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब देखें, आफ्टर अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम इस फॉर्म में पहुंचे थे। अब बच्चों यहां से हम इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ सॉल्यूशंस आर गिवन बाय देखें, अब देखें बच्चों, ये मैट्रिक्स हमारी है। यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसमें जो कोफिशिएंट है वो है 1 1 1 और सेकंड रो है 0 3 -4 0 0 0 और बच्चों ये है एक्स वाई जेड। अगर बच्चों हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी, देखें, सबसे पहले हम x को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे, z को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा प्लस 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 का। बच्चों आपको मैंने मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिक्स को पीछे चैप्टर में सिखाया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। हमारी देखें फर्स्ट जो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर 1 1 1 कोफिशिएंट है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, अब बच्चों हमारा जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में है वो 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, देखें, फर्स्ट जो हमारा कोफिशिएंट है मतलब जो x के साथ होगा वो 0 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। सेकंड है मतलब y का 3y, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 3y एंड -4z, ठीक है, -4z इक्वल टू, अब बच्चों देखें यहाँ पर सेकंड जो हमारा कांस्टेंट है वो है -5, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे -5। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन में 0 0 0 कोफिशिएंट है, तो ये सारी इक्वेशन 0 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। और राइट हैंड साइड में बच्चों हमारा जो कांस्टेंट है वो भी 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। और ये प्रोसेस मैंने आपको पीछे भी सिखाया हुआ है, ओके। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को, यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल है वाई जेड, तो यहाँ पर बहुत इजी होगा यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। अब बच्चों देख लें, हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बच्चों यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम टू, देखिए यहाँ है 3y, यहाँ रखेंगे हम 3y, और z को जो -4z है इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा प्लस का 4z और ये -5 हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों ये y के साथ जो कोफिशिएंट 3 है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको बच्चों हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं 4z/3 -5/3। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ लिखेंगे हम नाउ पुट इक्वेशन 3 इन 1, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 3 को 1 के अंदर पुट करना है और यहाँ लिखेंगे वी गेट, अब देखिए यहाँ पर x है, इसको हम एज इट इज x लिखेंगे। अब हमने y की वैल्यू को 4z/3 -5/3 पुट करना है, तो बच्चों जहां पर y है वहां हम पुट कर देंगे प्लस 4z/3 -5/3, और बच्चों साथ में ये प्लस z है, ये हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 4 है, ये 4 रहेगा। अब देखें ये x को बच्चों हम x यहाँ पर रखेंगे। अब देखें ये z का है, ये z है और ये z है, तो इन दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4z/3 प्लस z इक्वल टू, यहाँ पर 4 है बच्चों, इस -5/3, ये दोनों कांस्टेंट है, -5/3 और 4, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 5/3। अब बच्चों इन दोनों को सोल्व करेंगे z वाले को, ठीक है, z को आपस में सोल्व करेंगे। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो 3 1 का एलसीएम होता है 3, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों x प्लस 4z प्लस 3z/3, ओके, इतना हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 5/3, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा x 4 3 7 7z/3 इक्वल टू 12 प्लस 5/3, तो ये होता है बच्चों 17/3, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है कि इस z वाली फॉर्म को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा
-7z/3 और ये +17/3 हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों आगे थोड़ी जगह कम है, तो बच्चों उससे पहले अब इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों हम इस फॉर्म में पहुंच गए थे, x इक्वल टू -7z/3 +17/3। अब बच्चों हमने क्या करना, देखें हमने यहाँ पर पुट करना, देखें हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमने यहाँ पर पुट करना है, पुट z इक्वल टू k। ठीक है, हमने k के कोई पैरीमीटर है, हमने k को यहाँ पर पुट किया z इक्वल टू k। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जहां पर z है वहां पर हम k पुट कर देंगे, -7k/3 +17/3। उसके बाद बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 4k/3 -5/3। और बच्चों z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k। तो बच्चों हमने तीनों वैल्यूज x y z की यहां पर फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है कि हमने z की वैल्यू को k क्यों पुट किया। तो देखिए बच्चों, ये जो केस है हमारा x y z का, ये केस बन रहा है मैनी सॉल्यूशन का। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि कंसिस्टेंट दो फॉर्म में होता है, दो सॉल्यूशन की टाइप्स में होता है, एक होता है यूनिक में और एक होता है मैनी में। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा केस बना है बच्चों, यहाँ पर k है, k की वैल्यू हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ k की वैल्यू मतलब डिफरेंट हो सकती है अपने अनुसार, तो इसलिए ये बनता है मैनी सॉल्यूशन। मान लो k को अगर हम 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कुछ और होगी, y की वैल्यू कुछ और होगी और z की वैल्यू कुछ और होगी। k की वैल्यू हम 1000 पुट करते हैं तो k की वैल्यू मतलब x और y z की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब x y z की वैल्यू मैनी होगी, बहुत सारी वैल्यूज होगी। और बच्चों अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता तो पर्टिकुलर हमारे पास ऐसी फॉर्म ना आती, हमारे पास x y z की सिर्फ एक वैल्यू आती, तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन का केस। और वो एग्जांपल भी आपकी रेफरेंस बुक में होगी, आप उसको सोल्व करें, देखना जो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा वहां पर x y z की सिर्फ एक वैल्यू आएगी। मान लो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 3 और z की वैल्यू आ जाएगी -1। तो बच्चों अगर इस टाइप का केस बनता है तो वो केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का। अगर बच्चों हमारा एक फॉर्म में दो वेरिएबल आ रहे, जैसे कि यहाँ पर x और z दो वेरिएबल आ रहे थे, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को k मान लेते हैं। k कोई पैरामीटर होता है, पैरामीटर का मतलब बच्चों ये हुआ कि k उसको कंपनसेट कर रहा है, मतलब k की बहुत सारी वैल्यूज है, k की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, k एक इंटीजर है, ठीक है, k की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन k की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इसलिए बनता है मैनी सॉल्यूशन का केस। ओके, तो बच्चों ये अगर ऐसी फॉर्म बन जाए, हमने z को k पुट करना है और हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप बच्चों कि आपको एग्जाम्पल थर्ड समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.